प्रिय छात्रों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का कक्षा 7 के अध्याय 1 में। विज्ञान विषय के अंतर्गत हम इसको सीखने वाले हैं। अध्याय 1 का नाम है पादपों में पोषण। तो देखो, पादप मतलब होता है पेड़ पौधे। जितने भी आप पेड़ पौधे देखते हो वो सब पादप हैं। इंग्लिश में बोले तो प्लांट। तो प्लांट्स या फिर पादप। तो देखो, हम देखेंगे पादपों में पोषण। तो देखो, पोषण का मतलब यह है, सिंपल सा मतलब ये समझ लो पोषण से, जैसे कोई भी जीव भोजन करता है, ठीक, तो उसमें पोषक तत्व होते हैं। और वो पोषक तत्व करते क्या हैं, हमारा जो शरीर है उसका रख रखाव, मेंटेन, वृद्धि, प्रचलन, मतलब ऊर्जा ऊर्जा मिलती है ना भोजन से। तो ये सब क्या कहलाएगा, पोषण कहलाएगा। हाँ, जब भोजन हम करते हैं वैसे ही अब देखो, इससे पहले छठवीं में अपन लोगों ने क्या पढ़ा था कि भोजन के घटक वाला था चैप्टर। उसमें बताया गया था प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, इन सब के बारे में बताया गया था, ठीक। तो उसमें भी आपने बहुत कुछ जाना कि आखिरकार भोजन हम करते क्यों हैं, या फिर भोजन से हमें क्या क्या चीज़ मिलता है। तो इससे आगे हम कक्षा 7 में इसलिए अध्ययन कर रहे हैं। तो देखो, सबसे पहले तो क्या होता है, दुनिया में जितने भी जीव हैं, जीव मतलब समझ रहे हो, जिनके अंदर जीवन है, जो चल फिर सकते हैं, बोल सकते हैं। जरूरी नहीं कि बोल ले तो जो बोल कर केवल वही सजीव है, लेकिन बोल रहा हूँ जो चल फिर सकते हैं, जो खाना वाना खाते हैं, ठीक, मतलब जितने भी सजीव हैं उनको भोजन करना ही पड़ेगा। यानी कि उन्हें पोषण की आवश्यकता होती ही है, क्योंकि पोषण से ही वह जिंदा रहते हैं, ठीक। तो हम पोषण जानेंगे कि काहे के बारे में, पादपों के बारे में। अब फिर अगला चैप्टर क्या है, जंतु पोषण। तो देखते हैं पादपों पोषण क्या है। तो देखो, जो पेड़ पौधे होते हैं, जो ये पेड़ पौधे होते हैं, ये अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। ये अपना भोजन स्वयं संश्लेषित कर लेते हैं। कौन, ये जो पेड़ पौधे हैं, ये अपना भोजन खुद से बना लेते हैं। ये अपना भोजन क्या कर लेते हैं, स्वयं बना लेते हैं, स्वयं बनाते हैं। तो देखो, जैसे हम लोग हो गए, ठीक, तो हम लोग तो केवल जो खाना हम लोग जो खाना खाते हैं, हम उसे बनाते नहीं हैं, हम तो उसे पकाते हैं। मान के चलो आलू और टमाटर की सब्जी बना रहे हैं, ठीक है ना, तो क्या हमने बनाया है उसे, नहीं, हम तो पेड़ पौधे से प्राप्त किए और उसको पकाया है। लेकिन जो ये पेड़ पौधे होते हैं, ये अपना भोजन खुद से बनाते हैं। कह के द्वारा। देखो, अब कहोगे सर जो ये अपना भोजन खुद बना ले रहे हैं, तो कैसे बनाते होंगे, क्या चीज़ इनको, कुछ सामग्री चाहिए तभी तो बना पाएंगे, कुछ घटक चाहिए। तो कौन कौन से घटक इन्हें चाहिए पेड़ पौधों को, मान के लिए पेड़ है, ठीक। तो देखो, इसे भोजन अगर खुद बनाना है, खुद से अगर भोजन बनाना है इसे, तो इसे क्या चाहिए, जल चाहिए। जल बोले तो पानी। और क्या चाहिए, खनिज। खनिज मतलब कि खाद समझ सकते हो, उर्वरक, जो कि यहाँ जमीन में रहता है, ठीक। और क्या चाहिए, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे हम सांस लेते हैं जब, तो ऑक्सीजन लेते हैं, और छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड। इसका उदाहरण ये भी आप समझ सकते हो। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, उन्हीं को उपयोग करके जो पेड़ पौधे हैं भोजन बनाते हैं। तो ये सब चीज़ें पेड़ को तो ऐसे ही मिल जाती है। देखो, जल भी जमीन के द्वारा मिल गया, खनिज भी जमीन के द्वारा, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये वायुमंडल के द्वारा। वायुमंडल समझ रहे हो ना, ये जो आप पूरा एरिया देख रहे हो मेरे आसपास का, इसमें वायुमंडल है, ठीक। तो वायुमंडल में बहुत सारी गैसें हैं, आप तो जानते हो, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड का है, बहुत सारे प्रदूषण भी हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड प्रदूषण को रूप ले रहा है ना। और क्या चाहिए, साथ ही सूर्य का प्रकाश चाहिए, सूर्य का प्रकाश। तो देखो, इतनी बातें आप जान लें कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो अपना भोजन खुद बना लेते हैं।
इन्हें स्वयं बना लेते हैं। ठीक, तो वो स्वयंपोषी कहलाएंगे, स्वपोषी या फिर स्वयंपोषी, यानी कि ऐसे जीव जो अपना भोजन खुद बना ले स्वपोषी कहलाएंगे। ठीक, इतना तो आप जान गए। और देखो, जो पेड़ पौधे हैं वो अपना भोजन खुद बना ले रहे हैं, और पेड़ पौधों को भोजन बनाने के लिए क्या क्या चाहिए? जल चाहिए, खनिज लवण चाहिए, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, और सूर्य का प्रकाश चाहिए। तो देखो, ये तीनों चीजें तो आसपास से ही मिल जाती है। और सूर्य का प्रकाश, प्रकाश इधर पास, सॉरी, हाँ, सूर्य का प्रकाश, तो आप तो जानते हो प्रतिदिन सूर्य निकलता है, तो जो सूर्य की किरणें होती हैं। अब देखो, हम सब डिटेल से जानेंगे कि आखिरकार ये पेड़ पौधे अपना भोजन कैसे बना ले रहे हैं। हम लोग कहीं नहीं बना पा रहे हैं, हम लोग तो नहीं बना पा रहे हैं। तो ये भी देखेंगे कि आखिर जब बना रहे हैं तो पेड़ का कौन सा भाग होगा जो कि खाना बनाने का काम करता है। और ये जो पानी वानी है, मान के चलो इधर पास मिट्टी में जो जल है या फिर जो खनिज लवण है, ये बहुत यहाँ तक पुल है कैसे फलते होंगे, ये भी जरूरी बात है ना। इतना बड़ा पेड़ है, विशाल पेड़, अब जमीन में जड़ रहता है, तो जड़ से कैसे सोख करके आखिर पूरे हर मतलब पूरी तरफ पानी खनिज लवण कैसे पहुंचता होगा, ये सब अब डिटेल से जाने, थोड़ा इसको इरेज कर दे रहे हैं। तो स्वयंपोषी क्या कहलाते हैं? तो देखो, स्वयंपोषी मतलब कि जो अपना भोजन खुद बना लें वो स्वयंपोषी कहलाएंगे। ठीक, तो देखो, जो पेड़ पौधे होते हैं वो अपना भोजन खुद से बना लेते हैं, लेकिन ये बात जरूर जानना है आपको कि सभी पेड़ पौधे अपना भोजन नहीं बना पाएंगे। देखो कैसे, कौन पेड़ पौधे, जैसे कि देखो मैं बता दूं पहले से ही, जो केवल हरे पादप है ना, हरे पेड़ पौधे, केवल वही अपना भोजन बना पाएंगे सूर्य की उपस्थिति में, खुद से बना पाएंगे। और कोई और दूसरा पेड़ है जिसकी पत्तियां हरी नहीं है, फिर बताया जाएगा आगे, अमरवेल उदाहरण है, एक ठो अपवाद है, या फिर बहुत सारे हैं, है ना, जो कि अपना भोजन नहीं बना पाते, वो दूसरे के ऊपर आश्रित रहते हैं। तो देखो, जो अपना भोजन खुद से बना ले वो स्वयंपोषी कहलाएंगे। ठीक, या संश्लेषित करते लिख लो, यहाँ पास लिख लो, संश्लेषित करते हैं या फिर खुद से बना लेते हैं, उन्हें स्वयंपोषी जीव कहते हैं, या फिर स्वयंपोषी पादप भी बोल सकते हो। जीव मैंने इसलिए बोला है क्योंकि उदाहरण में जीवाणु भी आ जाते हैं। ठीक, देखो उदाहरण में क्या लिखा है, हरे पेड़ पौधे, हरे पेड़ पौधे एवं कुछ जीवाणु। जीवाणु सूक्ष्म जीव है जो कि हमें दिखाई देता नहीं है, ऐसे डायरेक्ट मशीन की सहायता से देखते हैं, सूक्ष्म दर्शी की सहायता से। तो ये जीव, कुछ जीवाणु भी हैं जो कि अपना भोजन खुद से बना लेते हैं, क्योंकि इनके पास ऐसा मैकेनिज्म होता है कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये अपना भोजन खुद से बना लेते हैं। ठीक, अब देख, इसके आगे हम देखेंगे कि आखिरकार पेड़ पौधे अपना भोजन किस प्रकार से बनाते हैं, लेकिन अभी अच्छे से जान लो। देखो, जो ऐसे जीव जो अपना भोजन खुद से बना लें तो स्वयंपोषी कहलाएंगे, और ऐसे जीव जो अपना भोजन खुद से नहीं बनाते, या तो दूसरे जीवों पर आश्रित रहते हैं या फिर पेड़ पौधों पर आश्रित रहते हैं, उन्हें हम विषमपोषी कहेंगे। क्या कहेंगे? विषमपोषी। तो पादप को छोड़ करके, मतलब पेड़ पौधे को छोड़ करके आप दुनिया में जितने भी जीव देखते हो वो सब विषमपोषी कैटेगरी में आएंगे। ठीक, जैसे हम, तो हम अपना भोजन खुद नहीं बनाते, तो हम किस श्रेणी में आएंगे? विषमपोषी में। जैसे हो गया बकरी, तो बकरी भी विषमपोषी में आएगी क्योंकि यह अपना भोजन खुद से नहीं बना पा रहे हैं। लेकिन पेड़ पौधे स्वयंपोषी कहलाएंगे। स्वपोषी बोल दो, स्वयंपोषी को बोल दो। ठीक, इसको हटा देता हूं। देखो, पहले विषमपोषी के बारे में जान ले, फिर ये देखेंगे कि आखिरकार जो पेड़ पौधे हैं वो अपना भोजन कैसे बना पा रहे हैं। ठीक, तो पहले विषमपोषी देखो, विषमपोषी क्या है, मैंने पहले बताया कि ऐसे जीव जो अपना भोजन खुद से नहीं बनाते, वो या तो दूसरे जीवों पर निर्भर करेंगे या फिर पादपों पर निर्भर करेंगे, तो विषमपोषी कहलाएंगे। उदाहरण के लिए बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं, हम भी हो गए, मनुष्य, शेर भी हो गया, ये सब क्या है? विषमपोषी है। ठीक, तो चलो उसको भी लिख देता हूँ। तो विषमपोषी भी आप जान जाएंगे कि विषमपोषी फिकर है क्या। तो देखो, विषमपोषी जो कि अपना भोजन खुद से नहीं बना पाते हैं, अर्थात इसका मतलब यह है कि जो अपना भोजन किससे प्राप्त करेंगे? दूसरे जीवों से, या तो वो
जैसे इंसान है तो इंसान तो सर्वाहारी है, तो या तो पेड़ पौधों पर निर्भर होंगे या फिर दूसरे जीवों को मारकर खाएंगे। तो ये सभी क्या है, विषमपोषी। ठीक, उदाहरण भी आप जान गए, उदाहरण में हम भी आ गए। या फिर लास्ट में आप ये भी बोल सकते हो कि जितने भी जंतु जगत, मतलब जितने भी जंतु है ना, जानवर, वो सभी क्या है, विषमपोषी है। क्योंकि पेड़ पौधे तो अपना भोजन खुद बना ले रहे हैं, भले ही हरे पादप बना पा रहे हैं खुद पेड़ अपना भोजन, लेकिन जितने भी आप जंतु देखोगे, पेड़ पौधों को देखोगे तो वो तो अपना भोजन खुद बना ले रहे हैं। और जितने भी आप जंतु देखोगे वो सभी क्या है, विषमपोषी। वो चाहे हम हो, चाहे कुत्ता हो, चाहे बिल्ली हो, चाहे भेड़ हो, चाहे बकरी हो, शेर हो, सियार हो, कुछ भी हो, जितने भी जानवर हैं वो सब क्या है, विषमपोषी हैं। क्योंकि यह अपना भोजन दूसरे जीवों से प्राप्त करते हैं। और जो पेड़ पौधे हैं, मतलब जो पेड़ पौधे हैं, तो क्या दूसरे जीव अपना भोजन प्राप्त करते थे? नहीं, ये अपना भोजन खुद बना ले रहे थे पेड़ पौधे। लेकिन हम लोग अपना भोजन खुद से नहीं बनाते, हम दूसरे जीवों पर निर्भर करते हैं। इसको भी साफ करते हैं। अब ये देखते हैं कि पेड़ पौधे अपना भोजन कैसे बना पा रहे हैं। चलिए देखते हैं। तो इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक है ना। समझना है पहले अपन अच्छे से, या फिर पेड़ पौधे अपना भोजन कैसे बना ले रहे हैं, देखें। तो सबसे पहले तो आपने पत्ती तो देखी होगी, ठीक। चलिए कोई दिक्कत नहीं, बना ले रहे हैं, ठीक। मान चलिए लीफ है, अपन को समझना है ना केवल, ठीक। क्योंकि अपन को तो ये देखना कि पेड़ पौधे अपना भोजन खुद कैसे बना पा रहे हैं, ठीक। तो मान चलिए ये लीफ है, क्योंकि मेन अभी यही है, हमें यहाँ से स्टार्ट करना है। क्योंकि आप इतना जानिए, जो पत्तियां है ना, पादप की खाद्य फैक्ट्रियां होती हैं। तो पादप की खाद्य फैक्ट्री कौन होता है, पत्तियां। जो पत्तियां है ना, पादप की, पेड़ पौधे की खाद्य फैक्ट्री होती है। क्योंकि यही पत्ती सब खाना बनाएगी। अब जब पत्ती खाना बनाएगी तो इसके पास सब चीज जाना चाहिए कि नहीं। मान चलिए आपके घर में मम्मी खाना बनाती है, तो इधर पास मान लो किचन है आपका, ठीक ना। तो इधर खाना बनाना है, तो जब इधर पास सब चीज इकट्ठा रखा होगा, चावल दाल, मतलब बना बनाया नहीं, वो आटा, सब्जी, वो आलू टमाटर की, है ना। तो जब उसको काटेंगे बनाएंगे तब ना, जब इधर पास इकट्ठा रहेगा, मतलब सामग्री सब चीज रहेगी, तब ना भोजन बनेगा। तो उसी तरह पादप की खाद्य फैक्ट्रियाँ पत्तियां हैं। अब पत्तियों तक सब चीज जाना चाहिए। अब आप बताइए कि पेड़ पौधे जो अपना भोजन बनाते हैं, किन किन चीजों को, किन घटकों का इस्तेमाल करते हैं। मैंने बताया था, अगर ये बता दो तो आप खुद बता दो। देखो पहले बता दे रहा हूँ, जल। जल की आवश्यकता थी, और किसकी आवश्यकता थी, खनिज की, ठीक है, जो कि मिट्टी से प्राप्त हो जाएगा। और किसकी आवश्यकता थी, हाँ कोई सूर्य का प्रकाश बोल रहा है, हाँ ठीक, सूर्य का प्रकाश तो जरूरी है। हाँ, और कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 में लिख लीजिएगा फिर, हाँ कार्बन डाइऑक्साइड में लिख के CO2 लिख लीजिएगा। और क्या चाहिए था, सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश इस तरह बना दे रहा हूँ, आप जानिए सूर्य का प्रकाश के पास, ठीक। तो ये सभी चीजों को उपयोग करके पेड़ पौधे अपना भोजन पत्ती के साथ बना लेंगे। देखो अब पत्ती कैसी होती है, हरी होती है। पत्ती कैसी होती है, हरी। तो हरी होती है, इसका मतलब पत्ती में कुछ ना कुछ होना चाहिए जो कि हरा रंग देगा। तो पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है, क्लोरोफिल के कारण। तो देखो इसको जान लीजिए, पादप की खाद्य फैक्ट्री कौन है, पत्तियां हैं। पत्तियों का हरा रंग, पत्तियों का, या फिर पत्ती लिख दो कोई दिक्कत नहीं, पत्तियों का हरा रंग। किसके कारण पत्तियां हरी होती है, क्लोरोफिल के कारण। क्लोरो तो क्लोरोफिल के कारण पत्तियों का रंग कैसा होता है, हरा रंग होता है। देखो
आप मेजर चीजें जान गए हो, लेकिन अब और बताते हैं। देखो, पत्ती हरी होती है तो जान गए क्लोरोफिल की वजह से। और पत्तियों में पता क्या होता है, रंध्र होते हैं, छोटे छोटे रंध्र। आपने अगर किताब पढ़ी है, ये जो हिंदी की, ये जो गणित विज्ञान की जो किताब है, अगर आपने इसे पढ़ा है, पढ़ ही लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी मैं समझा ही दूंगा। ठीक है, पढ़ोगे तो और अच्छा समझ में आएगा। तो यहाँ पास है ये स्टोमेटा, जो पत्तियों में क्या उपस्थित होते हैं, छोटे छोटे रंध्र, जो कि हम डायरेक्ट आंखों से देख नहीं सकते, है ना। इनको सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जाता है, उस पर अध्ययन किया जाता है। वैज्ञानिक लोग, डॉक्टर्स लोग, ये सब रिसर्च करते रहते हैं वैज्ञानिक लोग। ठीक, तो इस पत्ती में छोटे छोटे रंध्र होते हैं, छोटे छोटे रंध्र होते हैं। ठीक, तो जब पता है उन रंध्रों का मेन काम क्या है। जैसे देखिए, ये रंध्र है, ये रंध्र का चित्र है, ठीक है। ये पत्ती है, पत्ती का हरा रंग किसकी वजह, किस पिगमेंट के कारण से होता है, क्लोरोफिल। पत्तियों का हरा रंग क्लोरोफिल। ठीक, ये जूम करके बताया गया है इधर पास। ये क्या है, रंध्र है, रंध्र बोलो या फिर स्टोमेटा बोल दो। ये रंध्र ओपनिंग दिख रहा है, इधर पास लिखा है रंध्री द्वार। तो रंध्री द्वार के द्वारा, देखो अभी रंध्री द्वार को बताता हूँ, ठीक है। तो रंध्री द्वार, तो जब प्रकाश संश्लेषण या फिर भोजन जब पेड़ पौधे बनाते हैं तो रंध्र खुल जाता है। क्या हो जाता है, रंध्र खुल जाता है। तो रंध्र पता क्या करता है, हवा या फिर वायु का आदान प्रदान करता है, गैसों का आदान प्रदान। जो रंध्र होता है, देखो पत्ती का हरा रंग क्लोरोफिल की वजह से, और पत्तियों में छोटे छोटे रंध्र होते हैं, छोटे छोटे रंध्र। उन रंध्रों के बारे में इनको लिख भी लेना, ठीक है ना। पत्तियों में क्या होती है, रंध्र होती है। इन पत्तियों में रंध्र, रंध्र होती है, जो कि क्या करती है, रंध्र करती क्या है, गैसों का आदान प्रदान, गैसों का आदान प्रदान, मतलब कि अंदर बाहर आदान प्रदान, गैसों का आदान प्रदान। देखो बता दूं, क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वायुमंडल में, तो पत्ती तक कैसे जाएगा, रंध्रों के माध्यम से। इनके माध्यम से, रंध्रों के माध्यम से। और जो आप ये भी जानते हो कि पेड़ पौधों से क्या निकलता है, ऑक्सीजन, है ना। ये तो जानते हो ना कि पेड़ पौधे ऑक्सीजन देते हैं। तो इन्हें रंध्रों के माध्यम से, जो रंध्र है, तो रंध्रों के माध्यम से ही ऑक्सीजन बाहर जाता है। और रंध्र करता क्या है, रंध्रों की सहायता से ही पानी बाहर जाता है। देखो कैसे बताते हैं, जैसे इसमें रंध्र है, ठीक, इधर पानी जानते हो आप, जमीन में पानी तो रहता ही है, और इधर से पत्तियों तक पानी जाता ही है। अभी बताया जाएगा इधर कैसे पहुंच जाएगा, जड़ है मान चलो। देखो, तो रंध्र पता क्या करता है, पानी जो पेड़ पौधे में एक्स्ट्रा पानी है ना, तो उसको जब वो खुलेगा रंध्र, तो रंध्र की सहायता से वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होगी। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया मतलब कि पानी वाष्प के रूप में उड़ जाएगा। तो रंध्र देखो बहुत सारे काम कर रहा है रंध्र। देखो गैसों का आदान प्रदान भी कर रहा है, और क्या कर रहा है, पानी को वाष्पीकरण कर रहा है। तो इसलिए बोला जाता है ना कि पेड़ पौधे लगाना चाहिए। पेड़ पौधे लगा, बहुत आप, मैं सर बोलते होंगे आप लोगों को कि बच्चों पेड़ पौधे लगाना चाहिए, पेड़ पौधे लगाने से अच्छी बारिश होती है। तो बहुत फायदे हैं, आप जान गए ना कि पेड़ पौधे, देखो पानी जमीन में जो है तो उसको वाष्पित करके कहाँ, वायुमंडल में। आप जल चक्र तो जानते ही होंगे। तो जब वायुमंडल में जाएगा फिर वही बादल का रूप ले लेगा, और फिर बादल का रूप लेकर के पानी फिर बरसने लगेगा। तो कितना फायदा है। अब पेड़ से तो बहुत सारे फायदे होते हैं। खैर, तो ये 3 चीजें आप जान गए। अब देखो, अब इसको और समझते हैं अच्छे। इसको लिख लीजिए कि खाद्य फैक्ट्री या पत्तियां हैं, पत्तियों का हरा रंग क्लोरोफिल की वजह से होता है। रंध्र या फिर स्टोमेटा गैसों का आदान प्रदान करता है। और साथ में भी लिख लेना, और जल को वायुमंडल में छोड़ता है या फिर वाष्पित करता है, वाष्पित करता है। जल को हाँ वायुमंडल में छोड़ता है फिर वाष्पित करता है। तो इसको मैं अब हटा दे रहा हूँ, जल्दी से लिख लीजिए।
अब देखिए मेन क्या है, पत्ती, पत्ती ही भोजन बनाएगी। ठीक, तो आप रंध्र भी जान गए हो, है ना, रंध्र भी होते हैं छोटे छोटे। हरा रंग भी जान गए कैसे होता पत्ती का। देखो अब क्या, इधर पास हम सूर्य, मान के चलो सूर्य का प्रकाश, ये सूर्य आ गए। ठीक, ये सूर्य, हालांकि इस तरह सूर्य है तो लेकिन नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब मैं चित्र बनाने में तो इतना वो नहीं हूँ। हाँ चलो, सूर्य की किरणें आई, चलो ठीक है, सूर्य की किरणें आ रही, ये आ रही सूर्य की किरणें। ठीक, चलो पत्ते तक सूर्य की किरणें तो आ गई। और क्या चाहिए था, जल चाहिए था। जल जो कि हम यहाँ जमीन में रहता है जल, और क्या रहता है, खनिज लवण। खनिज यानी कि पोषक तत्व भी रहते हैं जमीन में, नाइट्रोजन, पोटेशियम, पेड़ पौधे जमीनों से प्राप्त करते हैं। तो जल और खनिज लवण है। और क्या चाहिए था, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। ठीक, या फिर इसी को CO2 बोला जाता है। क्या बोला जाता है, CO2। ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड तो वायुमंडल से मिल गया। अब वो किसके माध्यम से अंदर जाएगा, स्टोमेटा यानी कि रंध्र के माध्यम से पत्ती तक जाएगा। ठीक, चलो देखो अब सब चीज मिल गया ना, पत्ती तक सब चीज चली जाएगी ना। देखो ये तो वायुमंडल से मिल गया इसे पत्ती को, असुर को प्रकाश तो मिल ही गया। खनिज और जो जल है वह तनों के माध्यम से, तनों के माध्यम से पत्तियों तक जाएगा। क्योंकि तनों में पता क्या होता है, वाहिकाएं होती हैं, वाहिकाएं, तनों में वाहिकाएं होती हैं। वाहिकाएं आप ये समझ सकते हो कि पाइपलाइन। हालांकि आप पेड़ को काट करके देखोगे कि वाहिकाएं दिख रही है कि नहीं, तो ऐसे डायरेक्ट दिखेगा नहीं, है ना, वो दिखती नहीं है इस तरह। तो पतली पतली वाहिकाएं होती हैं, वाहिकाओं के माध्यम से जल पूरे पेड़ तक पहुंचता है ना, पत्ते तक पहुंचा। अब देखो सब चीज मिल गया, अब भोजन अपने लिए बनाएंगे। तो इन्हीं सब का उपयोग करके बनाएंगे। देखो सूर्य के प्रकाश में ऊर्जा होता है। अब ये बता, अब मैं कुछ आपसे पूछ रहा हूँ, पेड़ पर पत्तियों का हरा रंग किस कारण से होता है, मतलब पत्तियों का हरा रंग कौन देता है, क्लोरोफिल। पत्तियों में रंध्र का काम क्या है, बताइए, रंध्र का क्या काम है, गैसों का आदान प्रदान और पानी को वाष्पित करना, यानी कि वायुमंडल में पानी को छोड़ना। हाँ ठीक है। और वाहिकाओं का क्या काम है, खनिज लवण और जल को पत्तियों तक पहुंचाना। ठीक है। जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जब भोजन पेड़ पौधे बनाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य प्रकाश और इन सभी चीजों को उपयोग करके अपना भोजन ये बना लेते हैं। और फिर जब भोजन बना करके मंड के रूप में बनाते हैं, शुगर के रूप में, और ये अपने तनों में पूरे हर स्टोर कर लेते हैं। ठीक, अब फिर जब बनाने में जो प्रक्रिया आई है, अब प्रक्रिया जब हुई है बनाने में, भोजन बनाए तो कुछ ना कुछ रिलीज होगा। ठीक, तो पता क्या, ऑक्सीजन को लिए खाना जब पूरा बना लिए जब, तो वो ऑक्सीजन गैस को रिलीज करते हैं। जैसे कि देखो हम ऑक्सीजन लिए, ठीक, सांस लिए, हमारे फेफड़ों तक गया, फेफड़ों से हमारे पूरे रक्त के द्वारा पूरी कोशिकाओं तक गई, फिर वो कोशिकाएं जल्दी जल्दी ऑक्सीजन को तोड़ी और तोड़ करके ऊर्जा बना दी भोजन की सहायता से। भोजन हम किए हैं ना, देखो अच्छे से बताता हूँ, भोजन हम लोग किए हैं ये तो आप जानते हैं। हम सांस भी लेते रहते हैं, तो हम सांस लिए, फेफड़े में गया ऑक्सीजन, फेफड़े में गया, फिर फेफड़ों के द्वारा विभिन्न रक्त के माध्यम से विभिन्न पूरे शरीर तक चला गया। और हम जानते हुआ कि हमारा शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना है। तब जब कोशिकाएं उस ऑक्सीजन को तोड़ेंगी, ठीक, और तोड़ करके ऊर्जा बनाएंगी, क्योंकि जो भोजन होते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, प्रोटीन होता है, ये इनको तोड़ने के लिए ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है।
ठीक, तो इसको तोड़ करके अब हमें ऊर्जा मिलेगी, और जब ऊर्जा बनाने में कुछ ना कुछ एनर्जी खर्च भी हुई है और कुछ ना कुछ निकलेगा, तो जो हमारे शरीर से निकलता है वो क्या, वेस्ट पदार्थ यानी कि खराब मटेरियल। जब काम अच्छे से बताइए, कहीं भी काम चलता है तो कुछ कचरा निकलता है कि नहीं, कचरा निकलता है तो उसको फेंक दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। वैसे ही जब हमारे शरीर में इतना सारा काम हुआ तो कुछ कचरा बना, वो कचरा हमारे शरीर से बाहर निकल जा रहा है गैस के रूप में। कौन सी गैस? कार्बन डाइऑक्साइड। जो हम छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और लेते हैं ऑक्सीजन। अब पेड़ों की तुलना में क्या होता है, पेड़ उल्टा, जब पेड़ पौधे अपना भोजन खुद बनाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। लेकिन रात में पता क्या होता है, रात में पेड़ पौधे ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। समझ जाइए, रात में पेड़ पौधे ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। ठीक, वो ऑक्सीजन कब छोड़ेंगे? जब फोटोसिंथेसिस यानी कि सूर्य का प्रकाश उपस्थित होगा तब। और रात में पता है, आप कहोगे कि सर ये तो इस तरह में तो रात को ऑक्सीजन ही कम हो जाएगी। नहीं, ऑक्सीजन कम नहीं होती, फिर भी तब भी मेंटेन बना रहता है। और देखो, ये समझ गया ना, थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। पता है क्या है, पेड़ पौधे जितना ऑक्सीजन देते हैं ना, उससे ज़्यादा तो समुद्र से ऑक्सीजन निकलता है। समुद्र, बड़े बड़े महासागर देखे हैं ना, सुने हैं नाम समुद्रों से, क्योंकि समुद्रों में सूक्ष्म जीव होते हैं, वो ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। वो कैसे करते हैं अभी ये जानने की आवश्यकता नहीं है। इतना जान जाइए कि समुद्र में उपस्थित जो छोटे छोटे जीव हैं वो भी ऑक्सीजन का प्रोड्यूस करते हैं, वो भी ऑक्सीजन निकालते हैं। इसीलिए मैंने बोला था ना पहले ही कि कुछ सूक्ष्म जीव यानी जीवाणु भी है जो कि अपना भोजन प्रकाश की उपस्थिति में करते हैं। और जब प्रकाश की उपस्थिति में करेंगे तो ऑक्सीजन रिलीज करेंगे, है ना। चलिए, इसको भी मिटा देता हूँ। तो आवश्यकता होती है। तो प्रकाश संश्लेषण क्या है? तो पौधों द्वारा यानी पेड़ पौधे द्वारा जो भोजन बना ले रहे हैं सूर्य की उपस्थिति में, वही क्या है? प्रकाश संश्लेषण है। देखो, इसको बहुत तरीके से भी लिखा जा सकता था, है ना। तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भोजन बनाने की प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाएगा। और प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या आवश्यकता होता है? सूर्य का प्रकाश तो मिल ही गया, खनिज लवण होता है, सॉरी खनिज बोल सकते हो, खनिज लवण भी बोल सकते हो, पानी, खनिज और कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है, जो कि यहीं से मिल जाता है, वायुमंडल में ही उपस्थित होता है। देखो, जो मिट्टी है, मिट्टी में क्या क्या? जल और खनिज, और वायुमंडल में क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये सभी चीजें तो परिवेश में ही मिल जा रही हैं, और सूर्य का प्रकाश तो मिल ही रहा है। तो इन सभी चीजें जब मिल जाएगी तो पेड़ पौधे अपना भोजन खुद बना लेंगे। तो यही क्या है, मेन बात है आपको समझना। इतना बड़ा भले ही है, सोच सकते हो सर जी इतना बड़ा कैसे हम याद करेंगे कि प्रकाश की सूर्य पौधों द्वारा बना सूर्य की उपस्थिति में भोजन बनाने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो देखो, मैंने तो पहले समझाया ना कि आप सूर्य का प्रकाश तो रोज ही देखते हो, तो पेड़ पौधे भी देखते हो। अब तो ये भी जानिए कि पेड़ पौधों का हरा रंग पत्तियों का क्या होता है। बताइए काहे का, किसके रंग से होता है पत्ती का हरा रंग? 4 बार पूछूंगे, 5 बार पूछूंगे आपसे, जब तक बन नहीं गए तब तक पूछूंगे। बताइए, क्लोरोफिल। बिल्कुल, अब इसको मिटा दी। देखो, जो पत्तियों के बारे में तो थोड़ा बहुत जानने लग रहे हैं, तो क्लोरोफिल को भी लिख लेते हैं। भूल जाता है, भूल भी सकता है, हालांकि थोड़ा सा लिख लिए थे लेकिन भूल जाता है। चलो लिख लेते हैं। चाक ही निचोड़ है। क्लोरोफिल क्या? देखो, क्वेश्चन ये आगे क्लोरोफिल क्या है, तो आप वही वाला आंसर दोगे जो ये वाला है। या फिर ये बोला जाए क्वेश्चन में कि पेड़ पौधों का हरा रंग क्यों होता है ना, तो आप बता दोगे क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल के बारे में देखो जानते हैं, तो क्लोरोफिल पत्तियों को हरा रंग देता है। या फिर ये लिख सकते हो, क्लोरोफिल
हरे रंग का वर्णक है जो कि पेड़ पौधों की पत्तियों में उपस्थित होता है। ये भी लिख सकते हो, तो लिख सकते हो क्लोरोफिल एक हरे रंग का वर्णक होता है। हरे रंग का वर्णक मतलब कि हरा रंग देता है, तो आप ये भी लिख सकते हैं हरे रंग का वर्णक होता है जो पादप के पत्तियों को हरा रंग देता है, हरा रंग देता है। यह यानी क्लोरोफिल, हाँ क्लोरोफिल अच्छे से लिख देता है, यह या फिर क्लोरोफिल यही चीज देता हूँ। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश को ऊर्जा के रूप में स्टोर करके रखता है या फिर संचित करके रखता है, संचित करके रखता है। देखो क्लोरोफिल तो आप जानते हो पेड़ पौधों जो पत्तियां होती है क्लोरोफिल के कारण हरी होती है। तो क्लोरोफिल करता क्या है, तो क्लोरोफिल पत्तियों को हरा रंग देता है और सूर्य के प्रकाश को स्टोर करता है, काहे के रूप में, ऊर्जा के रूप में। वही ऊर्जा को उपयोग करके पेड़ पौधे अपना भोजन खुद बना लेते हैं, है ना। तो इसको भी लिख लीजिए, याद कर लीजिए, मिटा देते हैं, उसको भी इरेज दे रहा हूँ, ठीक। इसको भी लिख लीजिए। नंबर अगला, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, बट देखो अभी तो क्या क्या चीज जान लिए थे कि पेड़ पौधों के बारे में तो खैर जान ही गए हैं, ठीक। अभी अपन जानेंगे विषम पोषी जीव क्या है। विषम पोषी के बारे में थोड़ा जान लेते ना। आप ये भी जानते होंगे कि जो कुछ पेड़ पौधे होते हैं जो कि दूसरे जंतु खाते हैं। अगर किताब आपने पढ़ा है तो आप उन पादपों के बारे में भी थोड़ा बहुत पढ़ा है जो कि कीट मकोड़े खाते हैं, कीड़े मकोड़े खाते हैं। तो इससे शुरू में मैंने बताया था ना कि कुछ पेड़ पौधे ऐसे भी होते हैं जो कि कीट या फिर जो कि अपना भोजन खुद नहीं बनाते, वो तो उनकी बात अलग है। जो अपना भोजन खुद नहीं बनाते वो तो अलग है, वो तो अमर बेल का उदाहरण हो गया। लेकिन कुछ पादप ऐसे भी होते हैं जो कि कीट मकोड़े खाते हैं। देखो अब वो भी बताया जाएगा, तो चलो पहले उसी को बता दे रहा हूँ, ठीक ना। चलिए, तो देखो कोई भी पादप है, उस पादप का नाम ही बोल दे रहा हूँ, घटपर्णी। इधर किताब का चित्र बना होगा, ये घटपर्णी, ठीक। तो घटपर्णी नामक जो, या फिर पिचर प्लांट भी बोलते हैं, पिचर पादप भी बोलते हैं घटपर्णी को। तो ये जो घटपर्णी है तो पता है क्या करता है, देखो हरा रंग तो दिख रहा है ना आपको, चित्र में भी हरा रंग दिख रहा है। तो देखो ये दलदली क्षेत्रों में बनते हैं या फिर ऐसे क्षेत्रों में उगते हैं जहां पोषक तत्व तो बहुत कम ही मात्रा में पाया जाता है। अब ये बताइए, जब पोषक तत्व तो कम मात्रा में मिलेगा तो पेड़, हर जीव को तो जिंदा रहना ही है, जिंदा रहना है ना। तो धीरे धीरे ये पेड़ ऐसे बन गया, इसमें इतनी गुण आ गई। हालांकि सभी पेड़ों में ऐसे गुण नहीं है, ठीक है, लेकिन कुछ पेड़ पौधों में ऐसी क्षमता उत्पन्न हो गई है कि वह अगर उन तक सूर्य का प्रकाश मिल रहा है तो अपना भोजन बना लेंगे। अगर सूर्य का प्रकाश मिल रहा है अपना भोजन बना लेंगे।
लेकिन मैंने ये भी बताया है कि ठीक है उनको सूर्य को थोड़ा बहुत मिल रहा, थोड़ा बहुत। एक तो वो ऐसी स्थान पर उगे हैं या फिर ऐसे स्थान पर हैं जहाँ पास खनिज लवण की बहुत ज़्यादा कमी है, पोषक तत्व तो मिल ही नहीं रहा उन्हें। तो क्या भोजन बना पाएंगे अपना सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में? नहीं बना पाएंगे। जब सभी मान के चलिए आपके घर में आग बस है, केवल आपके घर में आग बस है, चावल या फिर आटा है ही नहीं, तो क्या आप भोजन बना पाओगे? तो आंसर है नहीं। तो इसी प्रकार जो ये वाले पेड़ पौधे होते हैं जो कीड़े मकोड़े खाते हैं, तो ठीक है सूर्य के पास थोड़ा बहुत मिल ही गया, कोई दिक्कत नहीं। अब लोग उसे पोषक तत्व तो मिल ही नहीं रहा, अब मिल भी रहा है थोड़ी बहुत मात्रा में मिल रहा है, लेकिन उसे भी जिंदा रहना है। तो पता है ये पेड़ पौधे अपना भोजन कैसे करते हैं? ये कीड़े मकोड़ों को मार कर खाते हैं। देखो जैसे कि अगर बताऊं तो ये मान के चलो पिचर पादप है, ठीक है ना? अभी चित्र तो देख ही लोगे, अपनी किताब में देख लेना। मान के चलो पिचर पादप, इधर पास पिचर पादप का मुंह है या फिर स्थान है, वह स्थान जिस पर वो खाएगा, ठीक। तो ईसर इधर इसके अंदर, इसके इस संरचना के अंदर श्लेष्मा युक्त रस निकलता है, श्लेष्मा युक्त रस जो कि बहुत सुगंधित होता है। जब सुगंधित होगा तो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े वो सूंघते सूंघते भाग जाएंगे, देखेंगे वो भी अपना भोजन तलाश कर रहे हैं, वो कीड़े मकोड़े अपना भोजन तलाश कर रहे हैं, तो सोचेंगे कि इधर पास भोजन है तो लप से आएंगे, और फिर इधर का जो मटेरियल है उसको सक करेंगे, चूसेंगे, उसको भोग करेंगे, खाएंगे, ठीक। लेकिन उन्हें तो ये नहीं पता कि ये पेड़ पौधे की चाला है, ये उनके लिए नहीं, ये तो अपने लिए कर रहा काम, ठीक है। मान के लिए इधर पास, मान के लो इधर पास कौन आया, छोटा कीड़ा आया, फिर बैठ गया, ठीक। मक्खी समझ लो, मक्खी आ गई इधर पास बैठ गई। अब धीरे 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 अब ये तो अपने मजे में है, सोचे चलो मैं इधर पास घुस के अंदर और इसका रस चूसती हूँ, मेरा पेट भर जाएगा, तो इसको नहीं पता, ठीक ना। अब इधर मगन है, अब ये धीरे 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 ये पेड़ पौधे, ये जो पिचर पादप है, धीरे 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 ढक्कन को, ढक्कन रहता है ना, ढक्कन को बंद कर देगा, इस तरह करके बंद कर देगा। अब जब बंद हो गया तो क्या वो कीड़ा निकल पाएगा? नहीं निकल पाएगा। इधर पास इसके अंदर बहुत सारे, इसके अंदर परत में बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं या फिर भोजन को पचाने वाले रस होते हैं। तो जब वो कीड़ा मर गया, दब गया, अब उधर से रस निकलेगा, तो जो कि उस कीड़े को मारेगा, पचाएगा। जब कीड़ा मर जाएगा तो उसको मिल जाएगा ये इसके अंदर का जो रस है खाना पचाने वाला, तो कीड़े के ऊपर जाएगा और उससे पूरी एनर्जी खींच लेगा, उस कीड़े की एनर्जी खींच लेगा और पेड़ पे पूरे हाथ चला जाएगा। तो ये कीड़ा तो अपने लिए आया था, लेकिन इस पेड़ ने उसको सक कर लिया, खा लिया। तो देखो इससे फायदा क्या हो सकता है पेड़ को? इससे फायदा यह हो सकता है कि ये पिचर पादप ऐसे भी स्थान पर उग सकता है जहाँ की अन्य पेड़ पौधे उग नहीं सकते, दलदली क्षेत्रों में या फिर ऐसे क्षेत्रों में जहाँ पास पोषक तत्व तो है ही नहीं। तो इस पादप को बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है कि नहीं? तो भाई जहाँ दूसरे पेड़ पौधे नहीं हो पा रहे हैं, ये आराम से लेगा अगर पेड़ मकोड़े हैं तो, ठीक। इसके बारे में आपने समझ गया होगा। हालांकि बताया, समझाया, लिखा है कुछ नहीं हूँ, क्योंकि इससे पहले अपन को थोड़ा सा देखना है, ठीक। तो पिचर पादप आप जान गए। पिचर पादप के अलावा बहुत सारे पादप होते हैं जो कि कीटों का भक्षण करते हैं, ठीक है। इससे पहले मैंने बताया था विषमपोषी के बारे में कि विषमपोषी ऐसे जीव कहलाएंगे जो कि अपना भोजन खुद नहीं बना पाते, वो दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं। तो विषमपोषी के 3 पार्ट होते हैं, यानी कि विषमपोषी 3 भागों में बटा है। देखो ये जो है विषमपोषी, तो विषमपोषी क्या था? जो कि अपना भोजन खुद से नहीं बना पाते। विषमपोषी तो ये तो अपना भोजन खुद से नहीं बना पाते। तो विषमपोषी के 3 प्रकार होते हैं, ठीक है ना। 3 प्रकार कौन कौन से? आगे पीछे हम कुछ भी लिख सकते हैं, चाहे इसको यहाँ पर लिखते हैं, इसको देखो, जैसे कि
हो गया कीट भक्षी। अभी कीट भक्षी देखे ना, कीट भक्षी वही अभी पिक्चर पादप बता रहा था जिसे कीट भक्षी हो गया। दूसरा हो गया परजीवी, परजीवी। अब तीसरा हो गया मृतजीवी, मृतजीवी, मृतजीवी या फिर मृतोपजीवी या मृतोपजीवी, मृतोपजीवी। तो देखिए फिर से बता दे रहा हूँ, देखो स्वयं पोषी या फिर स्वपोषी क्या था, जो कि अपने भोजन खुद बना ले रहे हैं, वो स्वयं पोषी कहलाएंगे, जैसे पेड़ पौधे। और फिर अपने क्या पढ़ा था, विषम पोषी, जो कि अपना भोजन खुद नहीं बना पाते, या तो दूसरे जीवों पर निर्भर करेंगे या फिर पेड़ पौधों पर निर्भर करेंगे, तो विषम पोषी कहलाएंगे। अब विषम पोषी के 3 प्रकार हैं या फिर 3 भाग हैं, 3 पार्ट है, कुछ भी बोल सकते हो। तो विषम पोषी 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? कीटभक्षी, परजीवी और मृतजीवी या फिर मृतोपजीवी। तो देखो कीट भक्षी तो हमने पढ़ा है, कीट भक्षी मतलब कि जो कि कीटों को भक्षण करे। हमने पिक्चर पादप देखा ना कि ऐसे भी पादप थे जो कि कीटों को खाते हैं, उसको भी देख लिया। देखो अभी परजीवी के बारे में जानते हैं, पैरासाइट या फिर परजीवी। तो यह पता क्या होता है, ये ऐसे जीव होते हैं, ये ऐसे जीव होते हैं जो कि किसी जीवित शरीर पर वास करते हैं, या तो शरीर के अंदर रहते हैं या फिर ऊपर लपटे रहते, चिपके रहते हैं। यह जीवित जीवों के अंदर या बाहर चिपके रहते हैं, अंदर या बाहर चिपके रहते हैं, और अपना पोषण ग्रहण करते हैं, यानी कि अपने को एनर्जी ले लेते हैं। किससे? जिसके ऊपर ये रहेंगे। मान के लो ये इधर कोई जीव है, ठीक, अभी पेड़ पौधे की बात होगी, इधर कोई भी जीव मान चलो, तो अभी पैरासाइट की बात हो रही है, इधर पास पैरासाइट है, तो या तो इस जीव के अंदर होगा ये पैरासाइट, ये जो परजीवी है, ये वाला परजीवी, मान के लो ये कोई परजीवी है, तो या तो इसके अंदर रहेगा या फिर इसके बाहर रहेगा, ठीक। तो उसको बोलेंगे क्या? परजीवी। अभी परजीवी अच्छे से बताऊंगा, समझ में आ जाएगा। देखो आपने अमरबेल का नाम सुना ही होगा, जो पेड़ पौधे होते हैं, सब जगह नहीं बनते हैं, सभी जगह नहीं बनाते हैं। जैसे एक पेड़ है, ठीक ना, तो अमरबेल वो उसमें जड़ और कुछ नहीं होता, पीला पीला रहता है, ऐसे लपटा रहता है बेल टाइप। अब अलग से तो चौक है नहीं, देखता हूँ। परजीवी मान के चलो, अभी अमरबेल की बात हो रही है, तो अमरबेल पूरे हर इस तरह लपटा रहेगा, ठीक। अब आप लोग जानते हो कि हरे पेड़ पौधे अपने भोजन खुद बनाएंगे, और जब भोजन बनाएंगे तो ये चुट्टा है, ये परजीवी क्या होते हैं? चुट्टे होते हैं, सब चोर होते हैं। ये बेचारा अपने लिए भोजन बनाया, जैसे मैं पेड़ हूँ, ठीक ना, तो मैं अभी उदाहरण की समझ लो, ऐसे जैसे मैं पेड़ हूँ, मैंने सूर्य के प्रकाश से और ये खनिज वनिज की सहायता से, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से बड़ी मेहनत से खाना बनाया, ठीक। और जो ये अमरबेल है, बकरोल जो चढ़ गया है उसके ऊपर, तो उसकी एनर्जी खींच रहा है, उसने अपने लिए भोजन बनाया, लेकिन जो परजीवी है वो उससे एनर्जी खींच रहा है। तो परजीवी जितने भी होते हैं, या तो जीव के ऊपर रहेंगे या फिर अंदर रहेंगे, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर भी परजीवी हैं। कुछ जीव ऐसे हैं जो हमारे शरीर के अंदर वास करते हैं, और कुछ जीव ऐसे हैं जो कि बाहर रह के हमें नुकसान पहुंचाते हैं, फिर हम उससे एनर्जी लेते हैं। समझ सकते हो, जैसे मच्छर आया, काटा, मलेरिया होता है, ठीक। फिर आप ही जानेंगे कि मलेरिया कुछ सूक्ष्म जीवों की वजह से होता है। तो वो सूक्ष्म जीव हमारे अंदर जाके वास करता है, एकदम खुश रहता है और हमें नुकसान पहुंचाता है। तो वो ही क्या है? वो सूक्ष्म जीव क्या है? परजीवी है। तो परजीवी के बारे में आप तो जान ही गए होंगे। अब है मृत जीवी, नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, मृत जीवी। मृत मतलब मरे हुए, जीव मतलब जीवन यात्रा, यानी कि कुछ ऐसे जीव हैं जो कि मरे हुए जीवों पर आश्रित होते हैं, या फिर मरे हुए जीवों से अपना भोजन या फिर अपना पोषण ग्रहण करते हैं। तो मृत जीवी में पता है
इसमें केवल मृत मृत चीज़ें नहीं आएँगी, इसमें सड़ी गली चीज़ें भी आएँगी। बहुत, जैसे कि आप बाहर देखते होंगे कि कूड़ा करकट डाला हुआ है, ठीक है ना? आप सबसे बड़ा एग्ज़ाम्पल अच्छे से बताते हैं, देखिए, आपने ये देखा होगा, जैसे कोई जानवर मर गया, ठीक? तो उसको बाहर फेंक दिए। अगर ठीक है, कुत्ता, बिल्ली मतलब सॉरी कुत्ता उसको खाने आया, फिर कौवे खाने आए, तो जानते हो कि खाकर फेंक देंगे। लेकिन अगर कोई जीव भी, कुत्ता बिल्ली भी नहीं रहेगा ना, तो थोड़े समय बाद आप ये देखोगे कि वहाँ की हड्डी भर बची रहेगी और पूरा मांस-वांस सब गायब, जैसे कोई जानवर मर गया, ठीक? तो धीरे-धीरे वह सड़ जाएगा। मांस धीरे-धीरे सड़ता जाएगा, सड़ता जाएगा, सड़ता जाएगा। फिर उस पर कौन से जीव आ जाएँगे? ये मृत जीव। तो मृत जीव उसके ऊपर आक्रमण कर देंगे, उसको खाएँगे एकदम, खा के और फिर कहाँ चले उसको, मतलब फिर नीचे चले जाएँगे, मिट्टी में चले जाएँगे। तो इससे फ़ायदा पता क्या है? जो मर गई थी, जानवर मर गया था, उसका पोषक तत्व उन्होंने कहाँ मिला दिया? ज़मीन में मिला दिया। इसकी एनर्जी ज़मीन में मिला दिया, प्लस ये जीवित रहेगा। अभी देखते हैं, जैसे कोई चीज़ सड़ चुकी है, ठीक? तो आप मृत जीवी, जितने भी जीव होते हैं मृत जीवी, तो सड़ी गली चीज़ों में रहते हैं। हालाँकि कवक, कवक के बारे में नाम सुना होगा, कवक भी सड़ी गली स्थानों पर पाए जाते हैं, ठीक? तो ये क्या करते हैं, अपशिष्ट पदार्थों को सोख करके मृदा में मिला देते हैं, ठीक? इतना तो आपको समझ में आ गया है, इसको मिटा के फिर बताते हैं अच्छे से। तो परजीवी क्या है? तो ऐसे जीव जो किसी भी जीव के ऊपर या फिर अंदर रहते हैं और उनसे ही एनर्जी को खींचते रहते हैं, ठीक है? जैसे कि अगर जुआ, जुआ आपने नाम सुना है ना, या फिर खटमल, तो आपके शरीर में ही होता है ना, और शरीर में रह कर उसमें रहेगा और उसी से एनर्जी खींचता रहेगा, खींचता रहेगा, खींचता रहेगा। एक तो वहीं रहेगा और उसी से पोषण खींच रहा है, हमें और दूसरे जीव को लाभ भी नहीं पहुंचा रहा किसी प्रकार से। ये क्या है? परजीवी है। अमरवीर जैसे हो गया, पेड़ के ऊपर ऐसे लपटा है और उससे पूरी एनर्जी खींच रहा है, मतलब ठीक है थोड़ा बहुत तो मिल जाएगा उसको, लेकिन एनर्जी खींच रहा है। तो या तो अंदर रहेगा या फिर किसी जीव के ऊपर रहेगा। अगर हम अपने को देखो तो क्या हम परजीवी कहलाएंगे? तो आंसर है नहीं, हम परजीवी नहीं कहलाएंगे, क्योंकि हम किसी भी जीवित जीव के ऊपर नहीं चढ़ जाते हैं, अल्लाह किसी जीवी जीव के अंदर है, तो हम परजीवी नहीं है। परजीवी तो ये है बकलोल, ये अमरवेल। हालांकि ये तो ऐसे बोल रहा हूँ, वो अपने लिए, अपने फायदे के लिए सब यहाँ पर रहते हैं, यानी कि अपने आप को जिंदा रखने के लिए कोई किसी भी हद तक जा सकता है, तभी तो इसका अस्तित्व बना रहेगा ना। नहीं तो अमरवेल तो दुनिया से खत्म हो जाता अगर इसमें ये क्षमता ना होती कि किसी दूसरे पेड़ के ऊपर रह करके एनर्जी ले लेना। अगर ये सब इसके अंदर क्षमता ना होती तो क्या जिंदा रहता अमरवेल? हम अमरवेल का नाम भी नहीं जानते। तो दुनिया में प्रत्येक जीव जीवित रहता है, सॉरी जीवित रहने के लिए हर प्रयास कर सकता है, हर संभव प्रयास करता है, ठीक? तो इसको भी लिख लीजिए, इसको भी इरेज कर दे रहे हैं। देखो इसके बाद अभी देखो इसके बाद आप क्या बताएंगे? मृत मृतोपजीवी। मृतोपजीवी क्या थे? ऐसे जीव, देखो अब मैं मृतोपजीवी लिख के फिर समझाऊं नहीं। देखो ऐसे जीव जो कि सड़ी गली चीजों से या फिर मृत जीवों से अपना भोजन प्राप्त करेंगे, अपना पोषण प्राप्त करेंगे, अपना भोजन प्राप्त करेंगे, कुछ भी बोल सकते हैं। तो क्या कहलाएंगे? मृत मृत जीव या फिर मृतोपजीवी। तो इसको भी मैं इरेज कर दे रहा हूँ। तो मृतजीवी या फिर मृतोपजीवी किसे कहते हैं, या फिर मृतजीवी या मृतोपजीवी क्या है, इनके बारे में समझाइए। तो देखो मैंने पहले बताया था कि मृतजीवी क्या है, जो कि सड़े गले चीजों या फिर दूसरे मरे हुए जीवों पर, क्योंकि मृत का मतलब क्या है? मरा हुआ। तो इधर पास लिख सकते हो कि ऐसे जीव जो मृत जीवों
या सड़े गले भागों, या फिर क्षेत्रों भी लिख सकते हो, जगह, सड़े गले भागों से अपना पोषण। अच्छा, भागों लिख के यहाँ पास क्षेत्रों लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्षेत्र मतलब जगह, जगह लिख दें, चलो आपके लिए जगह लिख देते हैं, जगह। सड़े गले जगह से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। जगह लिख दो, स्थान लिख दो, जो आपको बेहतर लगे वो लिख दो इधर पास। प्राप्त, अपने भोजन प्राप्त करते हैं, क्या कहलाएंगे? मृतोपजीवी कहलाएंगे। तो उदाहरण में जैसे हो गया कवक, कवक, भुंडा, भुंडा नाम सुने हो? कवक मशरूम टाइप होता है ना, मशरूम ही होता है एक प्रकार का कवक, ठीक। और जीवाणु, और छोटे छोटे कीड़े देखे होंगे, कीड़े तो भी मृत जो भी जीवी कहलाते हैं। और जीवाणु विशेषकर, तो जब कोई जीव मर गया, मान के कोई जीव मर गया, ठीक ना, तो उसको भक्षण कौन करते हैं? ये छोटे छोटे जीवाणु करते हैं, ठीक। जीवाणु खा करके मृदा में उस एनर्जी को मिला देंगे, और इनको भी एनर्जी मिल गई, ठीक। तो इसके उदाहरण इसको लिख लीजिए। अब घटपर्णी वो पिचर पादप या फिर कीट भक्षी किसे कहते हैं? तो कीट भक्षी वाले हो गए, चाहे लिखो चाहे नहीं, पेपर में शायद नहीं आएगा, तो जान लो बस इतना। कीट भक्षी ऐसे जीव हैं जो कि कीड़ों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, कीड़ों को मार करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं। उदाहरण के लिए पिचर पादप हो गया, या फिर ये भी देखो, प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि कीट भक्षी पादप क्या है? इधर ये तो हो गया ना। जैसे इधर पास पूछा जाएगा, कीट चल ही नहीं रहा, कीट भक्षी पादप, ठीक है ना। कीट भक्षी पादप क्या है, फिर किसे कहते हैं? तो कीट भक्षी पादप पता क्या है? ये ऐसे जीव हैं जो कि अपना पोषण छोटे छोटे कीड़ों को मार करके करते हैं। अपना पोषण, अपना, ये जो कीट भक्षी पादप है, ये अपना पोषण छोटे छोटे कीड़ों को, छोटे छोटे कीड़ों को मार कर करते हैं। ये अपने अपना पेट कैसे भरते हैं, या फिर अपने शरीर का मेंटेन कैसे बनाए रखते हैं? छोटे मोटे कीड़ों को मार कर खाते हैं। हालांकि देखो, ये कीट भक्षी जो पादप है ना, इनको अगर सूर्य का प्रकाश या फिर थोड़ा बहुत सूर्य का प्रकाश मिल रहा है ना, तो अपना भोजन सूर्य के प्रकाश से बना लेंगे, खुद भी बना लेंगे, अपना जो भोजन खुद से बना लेंगे। लेकिन यह छोटे मोटे कीड़ों को भी भक्षण करते हैं। यह कैसे स्थानों पर, ऐसे स्थानों पर पाए जाएंगे जहाँ की मृदा में खनिज लवण न होगा, या फिर मतलब पोषक तत्व न होगा, या फिर बहुत कम प्रकाश पहुंचता होगा। ये कीट भक्षी कहाँ पास रहेंगे? जैसे स्थान, मतलब ये कहाँ पास रहेंगे? तो जहां सूर्य का प्रकाश या तो कम हो, कम मात्रा में निकले, या फिर कम मात्रा में पहुंचे, है ना, या फिर खनिज की मात्रा क्या हो, कम हो। तो ऐसी जगह पर ये कीट भक्षी पादप क्या करेंगे? छोटे मोटे कीड़ों को मारकर खाएंगे और उससे अपनी एनर्जी पूरा करेंगे। तो इसको भी लिखने का सकता नहीं है, ठीक। अभी देखते हैं सहजीविता। कहोगे सर जी सहजीविता, तो देखो सहजीविता कहता है
कुछ पेड़ पौधे ऐसे होते हैं जो कि अपना पोषण एक दूसरे के साथ रह करके मेंटेन बनाए रखते हैं। अब देखता हूँ कि शायद इसके अलावा कुछ है कि नहीं तो अपन बढ़ते हैं सीधा किसके ऊपर, अपने अध्याय के ऊपर बढ़ते हैं। बाकी कवक वबक तो जानते हो, देखो जो कवक है, कवक को भुंडा बोल देते हैं और क्या बोल देते हैं, फंगी। ठीक, तो अचार अचार वगैरह में लग जाता है ना, तो सड़ धीरे धीरे अचार खराब हो जाता है। तो मम्मी लोग क्या करती हैं, उनमें या तो तेल डाल देती हैं अचार में या फिर नमक डाल देती हैं, तो जिस कारण से ये कवकों की वृद्धि नहीं हो पाती। ठीक, मैं बता दूं, जो कवक है ना वो पादप की श्रेणी में आते हैं। कवक आपने देखा ना, कवक इतने सारे कुकुर मुत्ता भी बोल देते हैं जिसे, तो देखो उनका हरा रंग तो नहीं होता, इसका मतलब क्या है, वो अपना भोजन प्रकाश की उपस्थिति में नहीं बना पाएंगे। अब जब प्रकाश की उपस्थिति में नहीं बना पाएंगे तो आखिरकार वो जिंदा कैसे होंगे? जाहिर सी बात है, जब वो प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पा रहे हैं तो ये स्वयंपोषी नहीं कहलाएंगे, तो विषमपोषी कहलाएंगे। अब विषमपोषी के अंतर्गत किसमें आएंगे, मृतोपजीवी में। तो मृतोपजीवी की परिभाषा क्या थी, या तो वो जीव मृत जीवों से अपना पोषण प्राप्त करेंगे या फिर सड़े गले चीजों से। तो जो ये कवक है सड़ी गली चीजों से अपना पोषण या फिर अपने आप को जिंदा रखता है। या फिर ये कैसे स्थानों पर रहते हैं, नम स्थानों पर, जहां नमी की मात्रा बनी हो। ठीक ना, तो मम्मी लोग बोला करती है ना कि अचार में हाथ डाल के मत निकाला करो। काहे बोलती हैं, जानते हैं, देखो काहे बोलती हैं, क्योंकि हाथ में क्या होता है, मान लो आप हाथ धुल कर आए, ठीक है, ठीक है, आपने हाथ पोंछ लिया या फिर सूख गया थोड़ा बहुत, लेकिन आप ये जानिए कि हाथ में थोड़ी बहुत नमी तो बनी रहती है। फिर जब आप अचार को निकालोगे, एक दिन निकाले, 2 दिन निकाले, 3 दिन निकाले हाथ से, तो धीरे 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 आपकी हाथ की नमी कहाँ चली गई, अचार में। और जब अचार में नमी चली गई तो धीरे 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 वहाँ पास कवक, यानी कि मतलब कवक लगना शुरू हो जाएगा, क्योंकि कवक नम स्थानों पर पाए जाते हैं। जब पानी बरसता है तो देखते हो कुकुर मुत्ता जिसे बोल देते हैं, वही कवक। तो देखते हो आसपास नम स्थानों पर जहाँ पानी का माहौल बना रहता है वहाँ आसानी से उगाते हैं। तो अभी देखते हैं, नहीं तो फिर सीधा अध्याय के प्रश्न उत्तर पर चलेंगे। तो देखो हमने क्या क्या देख लिया, स्वयंपोषी के बारे में जान गए, क्लोरोफिल के बारे में जान गए, ये जो पीछे थे ना उसके बारे में, मृतजीवी रंध्र भी जान गए, सहजीवी संबंध तो अभी बताऊंगा, सहजीवी संबंध अगर किताब में दिया है तो ठीक है, नहीं तो फिर लास्ट में बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। सहजीवी संबंध आप ये समझ सकते हो कि दो जीव आपस में रहते हैं और एक दूसरे को या तो आवास यानी कि स्थान और भोजन एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। दो भिन्न भिन्न जीव, जैसे कि काई नाम सुनी है, काय भी पेड़ पौधों पादप की श्रेणी में आते हैं। तो मान के इधर पास काई है, ठीक, इधर पास क्या क्या उगे हैं, भुंडा। अरे भुंडा ना कहकर हम ये बोलेंगे कि कवक, छतरी के आकार का रहता है ना, ऐसे छात्र के आकार का कवक, तो कवक भी है, इधर पास काय भी है। तो ये दोनों जीव एक दूसरे के साथ रहेंगे और दोनों को लाभ पहुंचाएंगे। तो क्या होगा, एक जीव दूसरे को ये तो भोजन देगा, एक जीव रहने के लिए जगह देगा। ये जो कवक है इसको काई रहने के लिए जगह देगी, काई को, बदले में जो काई भोजन बनाएगी वो किसको दे देगी, इस कवक को। देखो एक तो एक जीव है जो कि स्थान दे रहा है, मतलब रहने के लिए जगह दे रहा है, चलो आप रह लो, मतलब देखो थोड़ा समझाना थोड़ा दिक्कत हो जाता है। मान लो दो जीव है, सहजीवी संबंध के बारे में हो बात, तो सहजीवी संबंध की परिभाषा क्या है कि इसमें दो जीव आपस में एक साथ रहते हैं जिसमें कि आवास और भोजन का आदान प्रदान करते हैं। तो देखो जैसे ये एक जीव दूसरा जीव, ठीक, मान चलो इसने इसको रहने के लिए जगह दिया, इसने इसको रहने के लिए जगह दिया, तो बदले में पता क्या करेगा, यह इसके लिए भोजन का तलाश करेगा या फिर इसको भोजन देगा। तो एक दूसरे को लाभ पहुंचा रहे हैं ना, ऐसा तो समझ लो कि दो लोग अगर एक दूसरे को लाभ पहुंचा रहे हैं तो ये सहजीवी संबंध के अंतर्गत आएंगे। अभी देखो कि इसका नहीं देखते, अभी आपको उदाहरण देखते हैं। अपने क्लास में देखो, आप लोग किसी से पेन मांगे, चलो आपके पास पेन नहीं है तो किसी साथी से अपने पेन मांगे कि मेरे को पेन चाहिए, तो उसने आपको पेन दे दिया। फिर अगले दिन उसको आवश्यकता होगी, मान को चलो उसके पास
पेंसिल नहीं है, चित्र बनाना है, तो वो आपसे मांगेगा कि पेंसिल मेरे को दे दो, तो आप भी उसकी मदद कर रहे हो, वो भी आपकी मदद कर रहा है, तो ये भी सहजीवी संबंध कह रहा है के अंतर्गत आ रहा है कि नहीं। तो हालांकि हम किताब वाला करेंगे तो समझने के लिए समझ गए ना सहजीवी संबंध अब क्या है। तो अब आते हैं प्रश्न उत्तर पर। तो अब इधर से यहाँ से स्टार्ट हो गया, बहुत चीज अपन ने पढ़ चुका। अब इधर आते हैं, जीवों को खाद्य की आवश्यकता क्यों होती है। तो इससे तो आप अंदाजे, खाद्य मतलब पता क्या है, खाना खाना। तो जीवों को खाने की आवश्यकता क्यों होती है, क्यों होती खाने की आवश्यकता, हम खाना क्यों करते हैं। चलो हम भी जीव है ना, आप अपने से अंदाजा लगाइए, हम खाना क्यों करते हैं, क्यों खाते हैं। तो आप ये बताओगे सर हम खाना जिंदा रहने के लिए खाते हैं। देखो अपने अपने तरीके से सोच सकते हो, हम खाना जिंदा रहने के लिए खाते हैं और खेलने के लिए खाते हैं, क्योंकि खाना खा, ये आप लोग इस तरह उत्तर दोगे ना अपने से, इस बार जब हम खाना खाते हैं तो हमें ऊर्जा मिलती है, और जब हमें ऊर्जा मिलती है तो हम दौड़ के स्कूल तक जाते हैं, बस्ता लेकर टांग के यार गरू गरू बजाते हैं, बहुत सारी किताब लेकर चलते हैं स्कूल, और उधर खेलते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, तो एनर्जी बनी रहती है ना। और जब हम छोटे थे भोजन भी किए, धीरे 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 कितने बड़े हो गए, है ना, 6वीं क्लास में पहुंच गए ना, 7वीं क्लास में पहुंच गए, तो भोजन बहुत ज़्यादा कार्य कर रहा है ना, वृद्धि में भी कार्य कर रहा है, ऊर्जा भी दे रहा है, हाँ, जिंदा भी रख रहा है, तो भोजन बहुत सारा कार्य कर रहा है। तो इसको भी लिख देते हैं, थोड़ा मिटा दो। तो देखो ये वाला प्रश्न है, जीवों को भोजन की आवश्यकता क्यों होती है। तो भोजन की आवश्यकता निम्न कारणों से होती है, मतलब कि ये काय के लिए होती है, ऊर्जा के लिए होती है, शरीर के टूटे फूटे हिस्सों की मरम्मत के लिए होती है। देखो जैसे हम भोजन किए तो हमें एनर्जी मिल गई ना, तो हम विभिन्न प्रकार के काम कर रहे हैं। अब भोजन किए, भोजन पोषक तत्व होता है, मान के चलो इधर 5 मिनट लग गया, ठीक, तो इधर से खून निकलेगा बहाएगा, मलहम पट्टी तो ठीक है होगी, अच्छी बात है। तो जो हमने भोजन किया ना, आज ये पोषक तत्व होते हैं, तो पोषक तत्व इस घाव को भरने का काम करेंगे अंदर से, क्योंकि कोशिका विभाजन होगा, ठीक, क्योंकि हमारा शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है, तो कोशिकाएं धीरे धीरे पुनः वापस बनती जाएंगी, नई बनेगी, तो धीरे धीरे घाव भर जाएगा। और एक की आवश्यकता होती है, देखो 2 ठो लिख गए, अभी और लिख दे रहे हैं, इसको लिख लिया ना, देखो ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और मेरे पास वृद्धि भी लिख सकते हैं, शरीर की वृद्धि के लिए या फिर शरीर निर्माण के लिए, शरीर के निर्माण के लिए, निर्माण में या फिर के लिए, चलो ठीक है। तो जब हम भोजन करेंगे तो हमारा शरीर भी क्या होगा, डेवलप होगा, वृद्धि करेंगे हम लोग, विकसित होंगे, ठीक, दिमाग भी हमारा तेज काम करेगा। और क्या होता है, और हम ये लिख सकते हैं कि विभिन्न प्रकार के रोगों से बचने के लिए, विभिन्न प्रकार के रोगों से बचने के लिए, रोगों से बचने के लिए, तो हम विभिन्न प्रकार के रोगों से बचेंगे जब हम, हमारा शरीर अच्छा रहेगा, हम भोजन करेंगे, पोषक तत्व हमारे सभी प्रकार के विटामिन है, खनिज लवण है, तो हम क्या करेंगे, हम विभिन्न प्रकार के रोगों से बच जाएंगे। कोई भी रोग हमारे ऊपर आया तो हम उसे फाइट करके जीत जाएंगे, हम नहीं, मतलब हमारी अंदर की जो कोशिकाएं हैं वो लड़ेंगी, ठीक। तो इसको भी मिटाते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन बोल रहा है, परजीवी एवं मृतजीवी में अंतर। तो हमें अंतर एक दो ठो लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है कि परजीवी और मृतजीवी में अंतर क्या है। तो परजीवी भी आप जान गए हो, मृतजीवी भी जान गए हो, अब अंतर हम लिख देंगे। तो आप ये लिख सकते हैं कि परजीवी क्या है, परजीवी ऐसे जीव है, देखो परजीवी और मृतजीवी में अंतर पूछा था, तो एक साइड परजीवी लिख लेंगे, एक साइड मृतजीवी को लिख लेंगे। तो परजीवी में क्या है, जैसे पहले नंबर में ये अपना भोजन
दूसरे जीवित जीवों पर निर्भर रहते हैं या फिर दूसरे जीवित जीवों के द्वारा करते हैं, या फिर दूसरे जीवित जीवों से प्राप्त करते हैं। आइए, मृत जीवन क्या हो जाएगा कि अपना पोषण जीवों के मृत भाग से करते हैं या फिर सड़ी गले पदार्थों से करते हैं। और दूसरे नंबर में क्या लिख देंगे आप कि जो ये परपोषी हैं, ये परपोषी सॉरी ये परजीवी बोलना चाहिए। ये जो परजीवी जीव हैं ये परपोषी जीवों के ऊपर या अंदर रहते हैं। तो देखो इसका मतलब यह है कि हम लोग क्या है, परपोषी हैं। हम या तो विषम पोषी बोल दो चाहे परपोषी, सब देखो हम विषम पोषी हैं, ठीक, या फिर परपोषी। देखो परपोषी और परजीवी में दोनों में अंतर है, ठीक ना। परजीवी वो है जो कि दूसरे जीवों पर रहते हैं। अब परपोषी हम लोग हैं। परपोषी कैसे, हम दूसरे जीवों को खाते हैं या फिर पेड़ पौधों पर निर्भर करते हैं, ठीक। हम लेकिन ऊपर नहीं रहते कि उसी पर चढ़ जाए उसी को भक्षण करते रहे, नहीं, ऐसा नहीं होता ना। हम लोग तो अपना काम करते रहते हैं। लेकिन परजीवी ये तो शरीर के ऊपर रहेगा या फिर शरीर के अंदर रहेगा, समझ सकते हो, ठीक है। इधर पास जो मृतजीवी है, ये मृतजीवी है तो ये सड़े गले स्थानों पर पाए जाएंगे या फिर कोई जीव मर गया है तो उसी के ऊपर अपना निवास कर लेंगे, अपना पोषण प्राप्त करेंगे। देखो इसका उदाहरण क्या है, अमर बेल है। और तीसरे नंबर पॉइंट है ना, तीसरे पॉइंट पर इधर पास लिख देंगे कवक, जीवाणु, ईस्ट, सूक्ष्म जीव ले सकते थे। देखो कवक, जीवाणु दिख रहा है क्या आपको? एक सेकेंड, जीवाणु नहीं दिख रहा तो जीवाणु देखो यहाँ, मैं यहाँ पास लिख दे रहा हूँ जीवाणु नहीं दिख रहा। जीवाणु इस तरह होता है, जी फिर वाणु, जीवाणु। तो ये जीवाणु यहाँ पास लिख लेना, ठीक है ना, इधर इस तरह होता है जीवाणु। तो चलिए ये भी खत्म होता है। अब आते हैं तीसरे प्रश्न पर। जीवाणु वो है। अब आते हैं तीसरे प्रश्न पर, एक सेकेंड। फिर प्रश्न नंबर तीसरा, तीसरा बोल रहा है, आप पत्ती में मंड यानी कि स्टार्च की उपस्थिति का परीक्षण कैसे करेंगे? तो इसमें अपने पास तो सिस्टम नहीं है कि हम कैसे बताएं प्रैक्टिकल करके, तो लिखना पड़ेगा। लेकिन लिखना तो आखिर पड़ेगा ना, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो। यहाँ पर कहीं परीक्षण दिया था, पत्ती में स्टार्च का परीक्षण। तो आपको यहाँ से लिखना पड़ेगा, ये वाला लिखना पड़ेगा, ठीक। चलो इसका आंसर फिर लास्ट में देते हैं, ये वाला तीसरे नंबर का लास्ट में आंसर देते हैं। आगे पीछे क्वेश्चन आंसर आगे पीछे लिख सकते हो, तो क्या तीसरा नंबर को हम बाद में देखेंगे, ठीक है ना। पहले तो हम चौथा नंबर देख लेते हैं। तो चौथा नंबर क्या बोल रहा है, हरे पादपों में खाद्य संश्लेषण प्रक्रम का संक्षिप्त विवरण दीजिए। यानी कि वही बताना है कि हरे पादप अपना भोजन कैसे बनाते हैं। तो देखो शुरू में तो आपको बताया था, डेमो जब बताया था कि विभिन्न प्रकार की चीज़ों का इस्तेमाल करके भोजन अपना बनाते हैं पेड़ पौधे। सूर्य का प्रकाश भी चाहिए, पानी भी चाहिए, खनिज भी चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए। पत्तियों का हरा रंग काहे होता है ये भी बताया गया था। सूर्य में जो उपस्थित ऊर्जा है वो पत्ती संग्रहित करती है, फिर जब खाना बना लेती है तो स्टोर करती है ना। पानी वानी या फिर खनिज कैसे पहुँचा पत्ती तक ये भी बताया गया था कि छोटी छोटी
बहुत सारी वाहिकाएं होती हैं जो कि तनों के द्वारा कहाँ तक जाती है, पूरे क्षेत्र पत्तियों तक पूरी हार फैली रहती हैं, फिर वही खींच करके पत्तियों तक पहुँचाती हैं, है ना। ये सब बताया गया था ना, उसी को हम इधर पास लिख देंगे। चलिए लिख देता हूँ। तो सबसे पहले तो इसे लिख लीजिए कि पत्तियां पादप की खाद्य फैक्ट्रियां होती हैं। पादपों में खाद्य पदार्थों का संश्लेषण पत्तियों द्वारा होता है। मृदा में उपस्थित जल एवं लवण जड़ों के द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं और कहाँ पहुंचा दिए जाते हैं, पत्तियों तक तने के माध्यम से। पत्तियों में सूक्ष्म रंध्र होते हैं जो कि वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करके पत्तियों तक पहुंचाते हैं, तथा पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल नामक पिगमेंट यानी कि वर्णक होता है जो कि सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है। ये भी लिखेंगे, इसके आगे जगह नहीं है तो इधर पास से हम लिखेंगे। ठीक, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ तक मिटा दे रहा हूँ, तो इसको यहाँ तक लिख लीजिए आप जल्दी से। तो इधर पास आप ये लिख दोगे कि सूर्य जो क्लोरोफिल है सूर्य के प्रकाश को, सूर्य की जो प्रकाश होता है उसकी ऊर्जा को पत्तियों तक पहुंचाता है, और जब पत्तियों तक ऊर्जा पहुंच चुकी है तो जल, खनिज और कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से पत्ती अपना भोजन बना लेती है। ठीक, प्रकाश संश्लेषण तो आप देख ही चुके हैं, ये तो भोजन बनाने की प्रक्रिया देख रहे हैं। ठीक, तो चलिए इसे ये भी हो गए। तो 5वें नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, किसी प्रवाह चित्र की सहायता से दर्शाइए कि पादप भोजन के मूलभूत स्रोत हैं। किसी प्रवाह चित्र की सहायता से दर्शाइए कि पादप भोजन के मूलभूत स्रोत हैं। तो इससे तो अभी तो नहीं, इसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा क्योंकि इसका मैंने देखा नहीं अच्छे से। किसी प्रवाह चित्र की सहायता से मतलब कोई चित्र बनाना है, उसके सहायता से क्या बताना है, पादप यानी कि पेड़ पौधे भोजन के मूलभूत स्रोत हैं, यानी कि अच्छा जीवों के लिए भोजन कैसे मूलभूत स्रोत है, पादप के द्वारा बनाना है कोई चित्र। तो चलो अभी तो इसको नहीं बता रहा, ठीक, रेखा चित्र के माध्यम से बताया जाएगा, तो उसको तो फिर किसी अगले लेक्चर में फिर थोड़ा टाइम लगेगा इसमें, क्योंकि थोड़ा सा सोचना पड़ेगा क्या बनाना क्या नहीं बनाना। 6वां क्वेश्चन देखते हैं। तो 6वां क्वेश्चन क्या है, रिक्त स्थान भरना। ठीक, तो लिखा है, क्योंकि हरे पादप अपना खाद्य स्वयं बनाते हैं इसलिए उन्हें खालिस्तान कहते हैं। खालिस्तान में अब आप बताइए क्या बोलेंगे। इधर पर लिखा है, क्योंकि हरे पादप अपना खाद्य यानी भोजन स्वयं बनाते हैं, तो हम क्या खाएंगे उन्हें, बताइए। हाँ, क्या बोलेंगे, स्वयं पोषी या फिर स्वपोषी। ठीक, तो पहले वाले खाली स्थान पर क्या आएगा, स्वयं पोषी या फिर स्वपोषी। अगला देखते हैं, पादपों द्वारा संश्लेषित खाद्य का भंडार खालिस्तान के रूप में किया जाता है। यानी कि पादप यानी पेड़ पौधे के द्वारा संश्लेषित खाद्य का भंडारण खालिस्तान के रूप में किया जाता है। जो पेड़ पौधा अपना भोजन बनाया है वो किस रूप में स्टोर करके रखता है, तो मैंने बताया था मंड या स्टार्च। तो इधर पास दूसरे नंबर पर आप लिख सकते हो मंड, स्टार्च भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मंड लिखो चाहे स्टार्च लिखो। चलो ठीक है, स्टार्च लिख लेते हैं। चलो स्टार्च खाली सामने जाएगा और इधर पास क्या आएगा, स्वपोषी। देखो स्वपोषी लिख दो चाहे स्वयं पोषी लिख दो। अब अगले नंबर को देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम में जिस वर्णक द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है उसे क्या कहते हैं। मतलब ये बोला गया है, जो प्रकाश संश्लेषण का प्रक्रम होता है तो सूर्य के प्रकाश को कौन खींचता है, कौन सोखता है, तो आप क्या बताएंगे। अब आपको मैं ऑप्शन देता हूँ, पहला ऑप्शन है रंध्र, दूसरा ऑप्शन है स्टोमेटा, तीसरा ऑप्शन है क्लोरोफिल। अब आप बताइए पहला, दूसरा, तीसरा, रंध्र, स्टोमेटा की क्लोरोफिल। तो जिसने तीसरा नंबर बोला उसका सही है क्लोरोफिल।
फ्लोरो, क्योंकि रंध्र क्या करते थे, रंध्र तो गैसों का आदान प्रदान करते थे। भूलो नहीं, थोड़ा याद रखो। हाँ, अगला, प्रकाश संश्लेषण में पादप वायुमंडल से खलिस्तान लेते हैं तथा खलिस्तान उत्पादन करते हैं। मैंने आपको पहले बताया था। तो बताइए, प्रकाश संश्लेषण में पादप वायुमंडल से क्या चीज ग्रहण करते हैं? जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो रही थी तो क्या चीज ले रहे थे? CO2। और क्या चीज ग्रहण कर रहे थे, अब क्या चीज छोड़ रहे थे? ये तो ग्रहण कर रहे थे, अब क्या चीज छोड़ रहे थे बताइए? O2, यानी कि ऑक्सीजन। तो पहले वाले में लिख लोगे, पहले खाली स्थान में लिख दोगे कार्बन डाइऑक्साइड। मैं कार्बन डाइऑक्साइड नहीं लिख के, मैं चलो लिखे देता हूँ, कार्बन डाई ऑक्साइड ऑक्साइड, ये पहले खाली स्थान हो गया। और दूसरे खाली स्थान में क्या था? ऑक्सीजन, 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 है ना? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन। हाँ, ये वाला खत्म हो गया। अब अगला 7वां नंबर देखते हैं। तो इसको इरेज कर दूँ, जल्दी जल्दी करते, टाइम बहुत हो गया। तो 7वां है, जल्दी जल्दी करते, ठीक है। कथन परिभाषिक शब्द बताइए। निम्न कथनों से संबद्ध परिभाषिक शब्द बताइए। पीत दुर्बल तने वाला परजीवी पादप, तो कौन सा है? पीत दुर्बल वाला परजीवी पादप कौन था? अमरबेल था। एक पादप जिसमें स्वपोषण एवं विषम पोषण दोनों ही प्रकार की प्रणाली पाई जाती है, तो उसको कब बोलेंगे बताइए? वह पादप जो कि प्रकाश संश्लेषण भी कर रहा था और क्या कर रहा था, डायरेक्ट जीवों को भी खा ले रहा था, तो क्या बोलेंगे? कीटभक्षी पादप। या फिर अगर उसका नाम बोल रहा है तो क्या बोलेंगे? घटपर्णी पिचर पादप। फिर क्या है? वे रंध्र जिनके द्वारा पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान होता है। ये क्या है? निम्न कथनों से संबद्ध परिभाषिक शब्द बताइए। वे रंध्र जिनके द्वारा पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान होता है। अच्छा, बैटरी कम हो गया, थोड़ा सा इसको देखता है, 1 मिनट। अच्छा, ठीक। पर्णरंध्र, पर्णरंध्र आएगा। तो पहले वाले में क्या आएगा? 7वीं के पहले वाले में तो पीस तने वाला परजीवी बताना था, तो परजीवी कौन था? अमरबेल था, अमरबेल। ठीक। नंबर अगला है, एक पादप जिसमें स्वपोषण एवं विषम पोषण दोनों प्रणाली पाई जाती है, तो उस पादप का नाम बताना है। तो कौन सा पादप था? घटपर्णी या फिर पिचर पादप, पिचर पादप या फिर घटपर्णी, घटपर्णी, पिचर पादप बोले तो घटपर्णी। या फिर इसमें तो ये बोला गया था वे रंध्र, मतलब उस रंध्र का नाम बताना है जिसके द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है। तो किसके द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है? पर्ण रंध्र। ये जो दिखाते हैं पर्ण रंध्र, पर्ण मतलब पत्ती, रंध्र पत्तियों में उपस्थित रंध्र, यही होगा। सहजीवी संबंध बचा था अभी, तो लास्ट में तो बोला था कार्य करने का। अब आते हैं सही विकल्प वाले में। 8वां सही विकल्प को आप बताएंगे, ठीक है ना? जल्दी जल्दी पूछ रहा हूँ। अमरबेल उदाहरण है, किसका उदाहरण है बताइएगा? स्वयं पोषिका, परपोषिका, मतलब परजीविका, सॉरी परपोषणी परजीवी, परजीविका, मृत जीविका कि परपोषिका, किसका? अमरबेल किसका उदाहरण है? स्वयं पोषिका है कि परजीविका है कि मृत जीविका है कि परपोषिका? तो अब क्या बताओगे? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा?
कौन कौन सा होगा? आंसर जिसने दूसरा बताया है वो सही है। पर जीबी, पर जीबी, इसका आंसर, पहले का आंसर ये है, पर जीबी। ये खाली शर्त नहीं है, पर जीबी, ठीक है ना। फिर दूसरा लिखा है, कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाने वाला पादप। ये तो आप बता ही दोगे, बताइए। अमरवेल, गुड़हल, घटपरड़ी या फिर गुलाब, कौन सा पादप कीटों को पकड़कर खाता है? बताइए जल्दी से। बोल। घटपरड़ी कितने नंबर पर दिया? चौथे नंबर पर, तीसरे नंबर पर दिया। तो दूसरा का क्या आंसर है? घटपरड़ी। तो टिक मान लीजिए आप, घटपरड़ी। फिर अगला देखते हैं। अच्छा, सही जोड़ी है, सही जोड़ी, सही जोड़ी, सही जोड़ी। फिर सत्य सत्य है, सही जोड़ी। आप जल्दी मिला लीजिएगा, ठीक है ना, मैं बता दे रहा हूँ, जल्दी जल्दी। देखो, क्लोरोफिल, तो क्लोरोफिल कहाँ होता है? आपके पत्तियों में। तो पत्ती लगाइए, ठीक। चलो मैं लिखे दे रहा हूँ, टाइम बहुत टाइम लग जाता है। नौवीं का उत्तर, नौवा है, क्या क्या है? पत्ती, क्लोरोफिल, नाइट्रोजन, अमरवेल। क्लोरोफिल, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, अमरवेल, अमरवेल। और क्या है? जंतु कीट भक्षी, सॉरी, जंतु कीट भक्षी, कीट भक्षी। तो देखो, क्लोरोफिल, तो डायरेक्ट मैं आंसर बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो क्लोरोफिल कहाँ में होता है? पत्ती में होता है, पत्ती, पत्तियाँ, ठीक है ना। क्या लिखा? पत्ती लिखा है, तो पत्ती ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। पत्तियों में होता है ना, तो चाहे पत्ती ले लो चाहे पत्तियाँ ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। पत्ती, ठीक। हाँ। नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण है। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कौन करता है? जीवाणु करते हैं। यानी कि जो वायुमंडल में नाइट्रोजन है ना, उसको जमीन पर कौन सोखते हैं, कौन खींचते हैं? जो छोटे छोटे जीवाणु होते हैं। तो इसका जीवाणु हो गया अमरवेल। अमरवेल कैसा जीव है? परपोषी है। इधर परपोषी दिया है, अरे परजीवी है, सॉरी, परजीवी, 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 क्योंकि परपोषी तो हम लोग हैं। और वो क्या है? जंतु। तो जंतु है परपोषी, हम लोग है ना जंतु, परपोषी। और कीट भक्षी, तो कीट भक्षी कौन है? ये तो आप जानते हो, कीट भक्षी तो पिचर पादप है। घटपरड़ी, इधर पास क्या लिखा? दोनों लिखा है, चाहे पिचर पादप बोल दो चाहे घटपरड़ी बोल दो। चलो पिचर पादप हम लिख देंगे, पिचर पादप। ये सब आपको याद होने चाहिए। अगर मैं सामने होता ना लवंतक, फिर दिक्कत हो जाती है। तो लिख लीजिए, ठीक। अब अगला 10वां नंबर क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा है, सत्तर सत्तर बताना जल्दी जल्दी, ठीक है, बहुत टाइम हो गया, कम से कम 1.5 घंटे होने लगे शायद। प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है। अब सत्य सत्य बताना, हाँ ना में उत्तर, ठीक है। मैं इधर सत्य सत्य नहीं लिखूंगा, इस तरह बना के ये सत्य वाला चिन्ह हो जाएगा, ये सत्य वाला, आप लोग सत्य सत्य लिखोगे, ठीक है। कितने क्वेश्चन है? 4, 1 2 3 4। मैं फिर बताऊँ, पहले आपसे पूछूं फिर मैं बताऊंगा। हाँ, प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है। तो प्रकाश संश्लेषण में क्या कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है? तो सही है कि गलत है? बताइए, सही है कि गलत है? गलत है, असत्य। क्योंकि ऑक्सीजन निकलती है, ठीक है ना। ऐसे पादप जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं मृतजीवी कहलाते हैं।
जो अपना भोजन खुद बना लेते हैं, क्या वो जीव मृत जीव कहलाते हैं? तो सही है कि गलत है? इसमें सही लिखा है कि गलत लिखा है? गलत लिखा है, असत्य है। चलो, प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद प्रोटीन नहीं है। क्या प्रकाश संश्लेषण से प्रोटीन निर्मित होता है? इसमें लिखा प्रकाश संश्लेषण से प्रोटीन उत्पाद नहीं है। तो सही बोला कि गलत बोला है? सही बोला है, क्योंकि क्या निकलता है प्रकाश संश्लेषण से? क्या निकला था? स्टार्च, मंड, है ना, कार्बोहाइड्रेट के जो प्रकार, कार्बोहाइड्रेट है एक प्रकार का। फिर है प्रकाश संश्लेषण में सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है। बिल्कुल सही है। प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक में परिवर्तन, जो हम भोजन करते हैं ना, फिर रासायनिक प्रक्रियाएं होती हैं, फिर तब हम इतने एनर्जी हो जाती है हमारे अंदर, ठीक है ना। लिख लीजिए इधर पास इस तरह लिखिएगा असत्य। हाँ, आइए जिधर इधर दोनों असत्य सत्य हैं, आइए दोनों सत्य सत्य हैं, सत्य। चलो ये भी कंप्लीट हो गया। 10वां वाला कंप्लीट हो गया। 11वां, 11वां है ना? हाँ 11वां और है 12वां। तो सही विकल्प चुनना जल्दी जल्दी। तो पादप के किस भाग द्वारा प्रकाश संश्लेषण हेतु वायु से कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है? तो कौन से भाग के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है? मूल द्वारा, मूल रोम द्वारा, रंध्र द्वारा, पर्णशिराएं द्वारा, या फिर बाह्य दल द्वारा? तो बाह्य दल द्वारा तो लिया नहीं जाएगा। रंध्र, स्टोमेटा, तो पहले वाले में होगा रंध्र, रंध्र। स्टोमेटा मैं अपने से लिखा दे रहा हूँ, ठीक है ना, ताकि कभी भूले नहीं। स्टोमेटा, इंग्लिश में बोलते हैं स्टोमेटा, रंध्र या स्टोमेटा। हाँ। वायुमंडल से मुख्यतः जिस भाग द्वारा पादप कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं वह है। तो वायुमंडल से जो पादप का भाग है वह कौन सा भाग है जो वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करता है? क्या जड़, तना, पुष्प, या फिर पत्तियां? तो वह कौन सा भाग है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को खींचता है? तो आप बोलोगे सर जी पत्तियां हैं, तो बिल्कुल पत्तियां। इधर पास पत्ती लिखा है, पत्तियां लिखा है। चलो ठीक है, क्योंकि बहुत सारे, चाहे पत्ती लिख दो चाहे पत्तियां लिख दो, कोई बराबर बात है। तो चलो ये आपका फाइनल हो गया। फिर आगे पढ़ेंगे अपन लोग प्राणियों में पोषण। इसको पढ़ के आइएगा भैया, बहुत जरूरी है, क्योंकि हम अपना पोषण देखेंगे कि आखिरकार हम भोजन कैसे पचा पाते हैं, है ना। तो चलो, आशा करता हूँ कि आप सभी को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो आप अपनी राय कमेंट में बताइए। थैंक यू यहाँ तक बने रहने के लिए। समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो कोशिश करूँगा अगर आप बताएंगे तो कि आया कि नहीं आया। बाकी बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।